अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने पिछले दफ़ा बात की थी इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ के ऊपर। तो हम आए थे जब जहाँ तक हमने उसकी मुख्तलिफ़ डेफिनीशंस को पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे उसके आगे की। तो इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ को जहाँ पे हमने डिस्कस किया था वहाँ पे हमने उसकी डेफिनीशंस, उसके अंदर होता क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी और वगैरह वगैरह इन चीज़ों को देखा था। तो हम कैसे डायग्नोज करते हैं, इसके लिए हमारे पास जो टूल है वो ईसीजी है। उसकी एक पिक्चर मैंने शेयर कर दी है। ऑलमोस्ट आप सब लोगों के इसके साथ बहुत अच्छे से आप इसके साथ फेमिलियर हैं। ईसीजी की वेव्स, पी वेव, क्यूआरएस, टी, यू, ईसीजी का पेपर, उसकी एक ख़ास शक्ल है, उसके ऊपर स्केयर्स बने हुए हैं। उसके ऊपर हम वर्टिकली वोल्टेज को देखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में टाइम को देखते हैं, और उसके साथ हमारे पास उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं वो आपने पहले डिस्कस किया। उसके ऊपर हमने पहले बहुत सारा कुछ बुक के थ्रू, डेल ड्यूबन वाली बुक के अंदर से हमने ये चीज़ स्टडी की है कि हम उसमें रेट, रिदम, एक्सेस, हाइपरट्रॉफी, इस्कीमिया, इन्फेक्शन वगैरह को रूल आउट करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के बैलेंस को भी देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के तनाजुर में जब हम ईसीजी को देखते हैं तो हम उस पर क्या फाइंडिंग देखते हैं, और हमें अगली इस प्रेजेंटेशन में जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर करता जाऊँगा। तो एक चीज़ है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। ये एक स्लाइड मेरे पास थी, तो मैंने कोशिश की कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये भी शेयर कर दूँ। तो जो इमरजेंसी में लोग बैठे होते हैं उनके पास चेस्ट पेन के साथ पेशेंट्स आते हैं। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हमारे दिमाग में होती है कि हमने उस पेशेंट के अंदर रूल आउट करनी है, लेकिन हमें ये नहीं आइडिया हो रहा होता कि एग्जैक्टली उस वक्त उसकी चेस्ट पेन जो है वो किस चीज़ की वजह से हो सकती है। या फिर कुछ लोगों के पास जो अभी नए हैं, इमरजेंसी से उनका एक्सपोजर कम है, इमरजेंसी में उनका ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, उनको आइडिया नहीं है कि चेस्ट पेन किस किस वजह से हो सकती है। तो सबसे मैंने उसको एक स्लाइड मेरे पास थी, ये मैंने शेयर कर दी है। तो ये चेस्ट वॉल या चेस्ट पेन के साथ अब जब जो पेशेंट आएंगे तो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मस्कुलोस्केलेटल पेन है, और वो इसको कोई सिंपल सा कोई मसल, कोई ट्रामा, कोई पेन, कुछ भी हो सकता है। रिमेटिक डिजीजेज हो सकती हैं, नॉन रिमेटिक सिस्टम की डिजीजेज हो सकती हैं, स्किन और सेंसरी नर्व्स की डिजीज हो सकती हैं। कार्डियक जो काजेज हैं चेस्ट पेन की, उसमें सबसे पहले तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज आ जाएगी। फिर एओर्टा के डायसेक्शन के साथ भी पेशेंट आ जाते हैं। वेलुलर हार्ट डिजीज के साथ पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी, और कार्डियक सिंड्रोम एक्स और फियोक्रोमोसाइटोमा। कार्डियक जो काजेज हैं उसमें मैंने पहले, जैसे एक दिन पहले चेस्ट पेन के ऊपर हमने वॉइस मैसेज भी शेयर किया था मैंने। उसमें ये है कि जब चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आएगा तो आपने उसको इमरजेंसी में बैठे हो या वार्ड में बैठे हो या जहाँ पे भी आपके साथ कोई एक्सपीरियंस है, ऐसा पेशेंट आ जाता है आपके पास कि वो आपको दिखाता है जिसमें उसके पास पेन हो रही है, जो आपको दिखाने आया है, एज ए पेशेंट आया आपके पास, आप एज ए कंसल्टेंट खड़े हैं, एज ए डॉक्टर खड़े हैं, एज ए विजिटर वहाँ पे हैं, वार्ड में आपकी ड्यूटी है, इमरजेंसी में आप देख रहे हैं पेशेंट आपके पास आया चेस्ट पेन के साथ। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको असेस करना है। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का जो पेशेंट होगा उसकी एज देखनी है, उसके रिस्क फैक्टर्स देखने हैं, उसकी प्रेजेंटेशन देखनी है, उसकी चेस्ट पेन के साइन और सिम्टम्स को असेस करना है कि वो कैसी है, उसका ऑनसेट कैसा है, उसकी ड्यूरेशन कैसी है, उसकी सिवियरिटी कैसी है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी जो उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं वो कौन से हैं, जो उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर थे वो क्या थे, और जो उसको रिलीविंग करने थे, रिलीफ दे रहे थे, वो रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये देखना है, उसको आपने असेस करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सेटअप के हिसाब से है, जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो ये है कि सिंगल ईसीजी पर हम डिसाइड नहीं करते, हम पेशेंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर उसकी पेन बहुत ज़्यादा है, टिपिकल है, अच्छी खासी सीवियरिटी के साथ है, नोजिया, वोमिटिंग और स्वेटिंग के साथ एसोसिएटेड है, उसके कोमॉर्बिड्स ज़्यादा है, उसकी एज ज़्यादा है, उसके रिस्क फैक्टर्स अगर हैं, तो हम उस पेशेंट को आमतौर पर एसीएस प्रोटोकॉल, जिसमें हम हेपरिन 1 cc को, डिस्प्रीन 300 मिलीग्राम पर ओरल, क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम पर ओरल, और कोई स्टैटिन, टारवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन जो आपकी चॉइस हो, वो हम देते हैं। इसमें मैं ये शेयर करूंगा कि टारवास्टैटिन हम आमतौर पर जब इस केस प्रोटोकॉल में दे रहे होते हैं तो 20 मिलीग्राम वाली 4 टैबलेट्स देते हैं, 4 टैबलेट्स, टोटल 80 मिलीग्राम हो गया। और जो टारवास्टैटिन के अलावा रोविस्टा, रोजुवा, जो भी आप देना चाहें, रोजुवास्टैटिन है वो 5 mg की एक स्टेबल टैबलेट पेशेंट में दी जाती है, और इस वक्त जब उसको एसीएस प्रोटोकॉल की मेडिसिन दी जाती है तो वो 4 टाइम्स ज़्यादा करके 20 मिलीग्राम दी जाती है रोजुवास्टैटिन। तो ये डिस्प्रीन 300, क्लोपिडेग्रिल 300, इटारवा या तो 80 या रोजुवास्टैटिन 20, ये आपके पास ओरल मेडिसिन आ जाती हैं।
इसके साथ अगर पेशेंट की इस्कीमिक हार्ट डिजीज स्टेबल है, आप नज़र आ रहा है उसका ब्लड प्रेशर वाइटल साइंस अच्छे हैं, तो आप एंजिसिड भी दे सकते हैं। आप उसको हेप्टेनाइज कर देते हैं। पेन की सिविटी के हिसाब से नेल्बिन और ग्रेविनेट दे सकते हैं अगर कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर लोकल पेन है, थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, तो आप पैनाडोल भी दे सकते हैं। उसके बाद आप उस पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन देख के उसको ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। अगर उसके कोई एसोसिएटेड गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं तो उसको आप ओमेप्रोजोल वगैरह भी दे सकते हैं और उसको रेस्ट दे सकते हैं। अगर वो इरिटेबल है, एजिटेटेड है, तंग पड़ा हुआ है, परेशान है, स्ट्रेस में है, तो आप प्रेजोलैम भी इवन दे सकते हैं और उसको समझा दें कि थोड़ी देर बैठ जाए, आप उसकी चेस्ट पेन को एवेलुएट करें और थोड़ी देर बाद, जब मैं अपने सेटअप की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे हॉस्पिटल में हम देखते हैं, हम इस तरह के पेशेंट को 1 घंटे बाद या तो पौने घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद या अगर स्टेबल हो जाए तो 2 घंटे बाद दूसरी दफ़ा ईसीजी करके देख लेते हैं। और अगर चेंजेस वर्सन हो रही हों या नई चेंजेस आ रही हों या ईसीजी में डायनामिक चेंजेस आ रही हों, डायनामिक चेंज का एक वर्ड है, उसके ऊपर मैं ग्रुप पे बात करूंगा, मैं आपको उसके ऊपर भी डिस्कशन बता दूंगा कि वो क्या है। तो जब चेंजेस आ रही हों तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, उसको एडमिट करते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन की आगे स्लाइड आएगी, उस पर मैं बताऊंगा कि हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये बाकी चीज़ें जो है, आर्टिक डिसेक्शन है, वेलुलर हार्ट डिजीज़ है, पेरिकार्डाइटिस है, मायोकार्डाइटिस है, इसकी पेन भी होती है, इमरजेंसी में लोग आते हैं। अब पेरिकार्डाइटिस की पेन या जैसे ऊपर मस्कुलर का लिखा है, मस्कुलर की पेन जो है, ये पेन होगी वो टिपिकल नहीं होगी, एक्सर्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं होगी, मूवमेंट के साथ होगी, सांस लेने से ज़्यादा होगी, खाने पीने से ज़्यादा होगी, बर्निंग हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, या जो लोकल टेंडरनेस है, हाथ लगाने से पेन ज़्यादा होगी। पेशेंट करवट लेगा, मूव करेगा, उठेगा, बैठेगा तो बताएगा दर्द होती है, लेटने से आराम आ जाता है, सुकून आ जाता है, चलने से कोई नहीं बढ़ती, तो ये फिर मस्कुलर हो जाती है, ये इस्कीमिक नहीं बनती। फिर एक बड़ा फैक्टर जो है वो जीआईटी का है। चेस्ट पेन के साथ जीआईटी के रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, गर्ड हो सकता है, एसोफेजियल हाइपर एल्जीजिया हो सकता है, एबनॉर्मल मोटेलिटी के पैटर्न है, एक्लेजिया वगैरह के पैटर्न है, ये हो सकते हैं, और एसोफेजियल रप्चर, मीडियास्टाइनाइटिस और फॉरेन बॉडी हो सकती है। इसके अलावा मेडिसिन इंड्यूस एसोफेजाइटिस या गैस्ट्राइटिस और कोई और गैस्ट्रिक पेशेंट के किसी भी काज के चेस्ट पेन हो सकती है। इसमें एक चीज़ हमने एक्स्ट्रा नोट की हुई है, वो ये है कि हमारे पास जो अक्सर पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको किसी भी किस्म की एंड्राइटिस चल या टाइफाइड वगैरह चल रहे होते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे आए हैं जो एक्यूट फेज में टाइफाइड फीवर के साथ, जिनको एंट्राइटिस हो रहा होता है, एंटेरिक फीवर चल रहा होता है बैकग्राउंड में, उनकी प्रेजेंटेशन एटिपिकली चेस्ट पेन के साथ वो आते हैं और वो ईसीजी करा रहे होते हैं। और मैंने बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो ईसीजी करने के बाद इसी वजह से उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की तरफ भेजा या उनको इन्वेस्टिगेट किया जीआईटी के लिए, एंटेरिक के लिए, क्योंकि उनमें ईसीजी में कोई फाइंडिंग नहीं मिलती थी, लेकिन उसके अंदर मस्कुलर पेन जो होती थी वो आमतौर पर इसी वजह से, एंटेरिक फीवर की वजह से होती थी। फिर पल्मोनरी काजेज आ जाते हैं चेस्ट पेन के, उसमें पल्मोनरी वास्कुलेचर की, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स हैं, हाइपरटेंशन है, कॉर्पुलमोनरी लंग की अपनी डिजीजेज, निमोनिया, कैंसर, सर्काइडोसिस और प्लूरल इश्यूज जो हैं वो सारे आ जाते हैं। तो वो चेस्ट के साथ हैं, वो मूवमेंट के साथ हैं, वो कफ के साथ हैं, वो आपको ईसीजी पे फाइंडिंग्स भी पता चल जाएगा। ईसीजी आमतौर पे इसमें कुछ भी नहीं होता, एक्सरे पे आपको फिर फाइंडिंग मिल जाएंगी। पेशेंट की पास हिस्ट्री होगी, अगर कोई अस्थमैटिक है, सीओपीडी है, फिर निमोनिया वगैरह है तो उसके साथ वो फीवर की हिस्ट्री होगी और बहुत सारी चीज़ें, कफ की हिस्ट्री, और वो सब चीज़ें जो है वो डायग्नोज करने में और हेल्प करने के लिए हमें लिए बहुत काफ़ी हो जाती है, जो हम उसके सिस्टम को पहचान लेते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का इशू है, ये कार्डियक इशू नहीं है। कार्डिनरी हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज कैसे करेंगे, तो पहले भी बात हो चुकी है। सबसे आसान तरीका जो है वो ईसीजी है, सबसे हमारे पास आसानी से अवेलेबल और नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। स्ट्रेस टेस्ट हैं, जब हम पेशेंट को, जिसको हम रूल आउट कर रहे होते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, तो हम उसको ईटीटी वगैरह करा लेते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करवा लेते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में हम उसको थोड़ा सा भगाते हैं ईसीजी की लीड लगा के, जैसे ही हार्ट के ऊपर को थोड़ा बहुत लोड पड़ता है तो उसकी ईसीजी में चेंजेस आ जाती हैं जो डायग्नोस्टिक होती हैं, उसको बता देते हैं कि ये आपके विंजाइना वगैरह या स्कीमिया का इशू चल रहा है, तो आप अपना प्रॉपर इलाज करवा लें। उसके बाद ब्लड के टेस्ट हैं, ट्रोपोनिन वगैरह आपके पास सब चीज़ें हैं, ऐसी कि हम भी कार्डियक एंजाइम आपने देखा हुआ है। फिर इकोकार्डियोग्राम पे अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं दिल का, दिल की मूवमेंट, स्ट्रक्चरल का कोई डैमेज हुआ हुआ है, वेलुलर कोई लीजन है वो देख लेते हैं, हार्ट की, मायोकार्डियम की मसल्स की मूवमेंट जो है
वाल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल की मूवमेंट है वो देख लेते हैं, उससे असेसमेंट हो जाती है। और अल्टीमेटली एंजियोग्राफी की तरफ चले जाते हैं, जिससे हम ब्लड वेसल्स को पूरी तरह से देख लेते हैं कि उसमें कहाँ पे किस जगह पर रुकावट है, और या सी टी एंजियो वगैरह सी टी स्कैन वगैरह करके वेसल्स को देख के हम उसके डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं, और उसकी तरफ हम उसको पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो आगे क्या कर सकता है अपनी बेहतरी के लिए, अपनी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए और अपनी बीमारी के मज़ीद बेहतर अच्छे इलाज के लिए। तो बाकी ये बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। डायग्नोसिस में कैसे कैसे हम शुरू करेंगे, हिस्ट्री से। हिस्ट्री हमारी एक्सप्लेन करती है, हमारा डायग्नोसिस बेस करती है उसके ऊपर। 70% तक हमारा डायग्नोसिस उसके ऊपर बेस करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास एनेरिज्म, कैरोटिड आर्टरी की ब्रूइज और पल्सेस और एंथेलिज्मा और ये सब चीज़ें, ब्लड प्रेशर, फंडस के एग्जामिनेशन है, एनीमिया के साइंस हैं, थायराइड की डिजीज़ है, निकोटीन के स्टेन है जो उंगलियों पे होते हैं सिगरेट स्मोकर्स में, और कार्डिक एनलार्जमेंट है, स्कल्टेशन पे आपको साउंड मिल जाएंगी, कार्डिक इम्पल्स है, आर्टेरियल ब्रूई मिल जाएगी, थर्ड फोर हार्ट साउंड मर्मर्स मिल जाएंगे, और इन्वेस्टिगेशन में आप उसके रूटीन में जो कराते हैं यूरिन है, ब्लड सीबीसी और ग्लूकोज, क्रिएटिनिन, हेमाटोक्रेट वगैरह वगैरह, सीआरपी, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ईसीजी, ये हमारे पास वो लैब्स के आसानी से होने वाले टेस्ट हैं जिससे हम डायग्नोसिस के लिए हेल्प लेते हैं। स्कीमिक हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाए तो सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा बेहतर तो यही है कि एक बीमारी को होने ही ना दिया जाए हर जगह पे। तो सबसे पहले तो ये है कि डिजीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें और पेशेंट को काउंसल करें। हद तक इवन बहुत सारे मुल्कों में स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में जाके एजुकेट किया जाता है कि वो स्मोकिंग से दूर रहें, सिगरेट और टोबैको वगैरह से, ताकि वो लोग, बजाय ये कि आप 50 साल वाले डायबिटिक और हाइपरटेंसिव और स्मोकर को जो 20 साल गुजार के आया उसको लेक्चर दें, उससे बेहतर है आप यंग जनरेशन को जाके लेक्चर दें जिसने जाके शुरू करनी है स्मोकिंग अभी स्कूल कॉलेजेस से निकल के। तो उसको उस वक्त से उसके दिमाग में ये बात बिठाएं कि ये बीमारी बढ़ती बनाती है स्मोकिंग, और टोबैको का यूज़ जो है वो डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, तो उससे अपने आप को बचाए, अपनी फैमिलीज को बचाए। तो उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स कैसे कम किए जा सकते हैं, हम वेट कम कर सकते हैं, पेशेंट का ओपेसिटी के ऊपर क्लास कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं उसके साइन नुकसानात क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उससे डिजीज़ प्रोसेस होने में, डिजीज़ के बढ़ने में उससे क्या ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। सिगरेट छुड़वाने के लिए भी क्लासेस होती हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, उनके साथ साइकोलॉजिकली उसको समझाते हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को नॉर्मल रखा जा सकता है, फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रेसेस को कम करने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं इस्लामी, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपने आप को स्ट्रेसेस से बाहर निकाल सकते हैं, उनकी फैमिली से हेल्प ले सकते हैं, उनके दोस्तों से हेल्प ले सकते हैं, इवन साइकोलॉजिस्ट जो है या साइकेट्रिस्ट हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों को अच्छा, बेहतर, साफ़ सुथरा और हेल्दी डाइट लेने की काउंसल कर सकते हैं, और हम लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए भी काउंसल कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ये सब चीज़ें जो है ये हमारी डिज़ीज़ प्रोग्रेस होने से पहले हम पेशेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा पेशेंट को गाइड करने में हमारे पास जो है टूल्स हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं, ये हमें बहुत सारा गाइड करते हैं। ताकि हम इन पॉइंट्स पे चलें तो हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि वो अपनी बीमारी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं।